नमस्कार। अश्विनी ओझा नाम है हमारा और आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे बिहार में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2019 को लेकर सरकार द्वारा जो विसंगतियां सामने आई उस पे क्या ऐसा कारण रहा कि 45,000 टीईटी सफल अभ्यर्थी छठे चरण के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से वंचित रह गए और ऐसी कौन सी मजबूरी है कि सरकार केवल एक पक्ष के समर्थन में है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उन तमाम मित्रों को मैं बताना चाहता हूं कि सबसे मुख्य समस्या यह है कि बिहार और पटना की मीडिया 45,000 टीईटी अभ्यर्थियों की समर्थन में ना तो आवाज उठा रही है, ना उनकी बातों को कोई गंभीरता से ले रहा है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है कि आखिर ये 45,000 जो टीईटी अभ्यर्थी वंचित हैं, जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई, आखिर उनकी न्याय कैसे मिलेगी। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और जैसे ही इस पे हम विस्तृत विचार अपनी बातों को रखेंगे, आपको समीक्षा करना है और जितने भी हमारे वंचित साथी हैं, अगर उनको लगता है कि न्याय और न्यायिक लड़ाई के लिए, तथ्यों की लड़ाई के लिए, उनके अधिकारों के लिए अगर हम लोग उनकी आवाज उठा रहे हैं तो उनका समर्थन मिलना चाहिए। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मित्रों, 2019 में बिहार प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी किया गया। भ्रष्टाचार के बुनियाद पर, फर्जीवाड़ा के बुनियाद पर और घपलेबाजी, यहां तक कि हेराफेरी के बुनियाद पर इस बहाली को रखा गया। रोस्टर फर्जीवाड़ा का जो सबसे मेन बुनियादी समस्या थी वो उजागर हुआ, लेकिन उस वक्त के तथाकथित नेता जो 17 में टीईटी पास करने के बाद अपनी नौकरी की इंतजार करने वाले तथाकथित नेता, ये इस मुद्दे को शिथिल रखते हुए बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को अंधकार में रखा। आप देखे होंगे कि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा 100 पॉइंट रोस्टर का एक शेड्यूल जारी किया गया है। बिहार के तमाम भर्ती प्रक्रियाओं में उसी रोस्टर का पालन होता है, लेकिन बिहार प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में उस पैमाना का दुरुपयोग हुआ है। आप बक्सर, औरंगाबाद, बांका, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सहित जितने भी नियोजन इकाइयां हैं, अगर 100 पॉइंट रोस्टर की वो जो पैमाना है उस पर आप जब गौर करेंगे और जो रिक्तियां दी गई है उस पर आप समीक्षा करेंगे तो आप पाएंगे कि व्यापक तौर पर सीटों की हेराफेरी हुई है। अब समस्या ये हो गई कि पिछले 3 सालों से इसी बुनियाद पर भर्ती प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार तत्पर है और पूरी की पूरी मीडिया, विपक्ष तंत्र सिर्फ एक पक्ष की सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, जिसके कारण 45,000 अभ्यर्थी जो कम मेरिट के वजह से अंतिम कतार में खड़े थे, उनका चयन नहीं हो पाया है। 100 पॉइंट रोस्टर का जो पैमाना सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्गत किया गया है, उसमें इसी बात का जिक्र है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया 100 पॉइंट रोस्टर पर लागू किया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि कहीं नियोजन इकाइयों में बीसी का सीट नहीं है, तो कहीं महिलाओं के लिए रिक्तियां काफी आवंटित कर दी गई है, कहीं यूआर की सीटें काफी कम है और सबसे ज्यादा एससी एसटी में सीटों को आवंटित कर दिया गया है। इस तरह के हेराफेरी के चलते व्यापक तौर पर अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया है। दूसरी सबसे मुद्दा थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत के किसी भी कोने में अगर कोई भी भर्ती प्रक्रिया में महिलाओं की अनुपस्थिति होती है तो संगत कोटि के पुरुषों को मौका देते हुए उस भर्ती को पूरा किया जाएगा। बिहार में भी पिछले अतिथि शिक्षक बहाली में इस नियम को लागू किया गया था, लेकिन बिहार प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2019 में इस नियम को शिथिल रखा गया। यह जानते हुए शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी इस बिंदु को जानते हुए भी इस नियम को अंधकार में रखा और अभ्यर्थी जिसके कारण वंचित हैं। यदि महिलाओं की अनुपस्थिति वाले तमाम विषय में संगत कोटि के पुरुषों को मौका मिलता है तो निस्संदेह अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का चयन होगा। तीसरी सबसे बड़ी समस्या थी कि बार बार पंचायती राज की हवाला देते हुए एक राज्य के अंदर हर तरह के कई तरह के नियोजन इकाइयों का निर्माण करके प्रारंभिक स्तर में जो पंचायत लेवल के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है और 6 से 8 प्रखंड लेवल की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, इसमें एक ही अभ्यर्थी से सैकड़ों आवेदन, हजारों के हजारों संख्या में आवेदन लिए गए, जिसके चलते अभ्यर्थी व्यापक तौर पर चयन से वंचित रह गए। आज हम कुरुक्षेत्र में चर्चा करेंगे कि बिहार सरकार की एक मनमानी के चलते 2011 से 2022 के बीच में लगभग लाखों अभ्यर्थी रोजगार के लिए आस लगाए बैठे हुए हैं। छठे चरण की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में
सामान्य परिस्थितियां ऐसी बन चुकी है कि कुछ समुदाय का, कुछ वर्ग विशेष के लोगों को काफी राहत मिल गया है। जैसे महिलाओं की अनुपस्थिति के कारण सीटें रिक्त हैं, लेकिन महिला पुरुषों के सीट में उनका काफी चयन हुआ है। अगर सरकार महिला के अनुपस्थिति वाले संगत कोटि पर पुरुषों को मौका देने की विचार करती तो व्यापक तौर पर अभ्यर्थियों का चयन होता। 2011 में बहुत सारे अभ्यर्थी कम मेधा सूची के चलते, कम मेधा अंक के चलते चयन से वंचित रह गए और 2017 में भी बहुत सारे साथी उनका चयन इसी कारण से नहीं हो पाया है। अब 94,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में मात्र 30-35 हजार अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और 45 से 50 हजार सीटें खाली रह गई है और सरकार का कहना है कि ये तमाम सीटें 7वें चरण में जोड़े जाएंगे। अब सबसे बड़ी दुविधा की समस्या यह है अभ्यर्थियों में असमंजस की अवस्था है कि क्या सरकार ये स्पष्ट कर पाएगी कि जिन अभ्यर्थियों का छठे चरण में नियोजन नहीं हो पाया उनका नियोजन 7वें चरण में हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों का चयन छठे चरण में हो गया है, क्या उनकी कोई सरकार गारंटी देगी कि वो 7वें चरण में आवेदन नहीं करेंगे? क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति अगर मधुबनी का है और उनका चयन बक्सर में हो गया है, या कोई अभ्यर्थी छपरा का है उनका चयन बांका में हो गया है, तो 7वें चरण में ऐसे अभ्यर्थी अपनी होम डिस्ट्रिक्ट आने के लिए जरूर आवेदन करेंगे और ऐसे में मेरिट का पैमाना वही छठे चरण वाला रहेगा। तो जिस हिसाब से विसंगतियां हुई है, सरकार को इस पे गंभीरता से विचार करना होगा। अब 45,000 जो अभ्यर्थी, 50,000 जो अभ्यर्थी किसी न किसी कारणवश से वंचित हैं, उनके पास ये समस्या बनी हुई है कि बिहार सरकार उनके बारे में क्या सोचती है। शिक्षा मंत्री जी के द्वारा मीडिया के माध्यम से यह हमें सूचना मिली कि चौथे चरण में एक मौका दिया जाएगा, लेकिन बिहार सरकार के पास कोई ऐसा डायग्राम नहीं है, कोई उस तरह का पैमाना नहीं है कि बिहार सरकार वंचित अभ्यर्थियों का पैनल बनाकर उनका नियोजन करे। अगर छठे चरण में चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरण हो रहा है तो सरकार वंचित अभ्यर्थियों के लिए भी राहत का प्रयास करे, लेकिन दूर दूर तक इस तरह की कोई सरकार की मंशा नजर नहीं आ रही है। आज हम त्रस्त हैं, परेशान भी हैं, क्योंकि मीडिया, पटना की खास करके मीडिया हमारी बातों को नहीं सुन रही है। सबसे ज्यादा समस्या है कि 20 जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था बिहार प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2019 का, उसमें रोस्टर का जो फर्जीवाड़ा हुआ है जिससे हजारों हजार अभ्यर्थी वंचित रह गए हैं। महिलाओं की अनुपस्थिति के कारण बहुत सारे सीटें रिक्त रह जा रही हैं। तो सरकार अगर हमारी इस मांगों को मानती है तो अधिक से अधिक अभ्यर्थियों का चयन होगा। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई है कि चयनित होने के बाद अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र की डिमांड करने लगे हैं और सरकार उनकी समर्थन में है, जिस वजह से 45,000 अभ्यर्थियों की आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। 2017 में हमने इस बात को इनके समक्ष रखा था, तब उस वक्त के तत्कालिक तथाकथित नेता ने हमें यह कहते हुए पूरा विरोध किया था बिहार में कि अश्विनी ओझा वरीयता की मांग करने वाला है, 2011 का अभ्यर्थी है, उनका मेरिट कम है। आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि अश्विनी ओझा का मेरिट कम है, उनका कभी नहीं होगा। तो मित्रों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि निसंदेह हमारा मेरिट कम है, क्योंकि हम आज से 20 साल पहले मैट्रिक की परीक्षा पास कर चुके हैं और आज हमारे पास तो बीएड और आपका एमए, 3 विषय से मैंने एमए कर रखा है और मैं इतना अपने आप को दक्ष मानता हूं कि कुछ 2 शब्द आपके सामने रख सकता हूं, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया में एक प्लेटफॉर्म मिल गई और इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको बता सकता हूं कि अगर प्रिंट मीडिया और टेलीविजन मीडिया हमारा सपोर्ट ना करे, लेकिन फिर भी हम अपने सोशल मीडिया से उन भाइयों तक पहुंच सकते हैं जो किसी न किसी कारण से वंचित है। मित्रों, समस्याओं को देखते हुए अगर हम आपसे बात करें तो हमारा मेरिट 20 साल पहले जो मैट्रिक पास किए थे और आज के समय में टेबल, कुर्सी, बेंच सब पास कर जा रहे हैं, सबका 90% आ रहा है। तो मित्रों, अगर 20 साल पहले कोई मैट्रिक पास किया हो और आज कोई मैट्रिक पास कर रहा है, उसको अगर एक साथ जोड़ेंगे तो कभी भी मेरिट एक समानता नहीं रहेगी। हम लोग कंपटीशनर वाले लोग हैं। निसंदेह 2011 में मेरा 72% टीईटी में अंक आया था और हमने 17 की भी टीईटी पास की, हमने सीटेट पास किया, लेकिन हमारा मेरिट, चूंकि एकेडमिक मेरा मेरिट ठीक नहीं है, इस वजह से मेरा बहाली नहीं हो पा रहा है। मैं
बीएससी केमिस्ट्री का विद्यार्थी रह चुका हूं, मैं दक्ष हूं, मैं आज भी 10+2 के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं। लेकिन सवाल यह है कि बिहार सरकार के सिस्टम में आने के लिए आपको इस तरह की काबिलियत की जरूरत नहीं, बल्कि आपके पास फर्जीवाड़ा, षड्यंत्रकारी और आपके नंबर बढ़ाने का कोई प्रोग्राम हो तो आप इस पे चयन आपका हो सकता है। सवाल सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या अगर हमारा मेरिट कम है तो बिहार में हमें सरकार की नौकरी नहीं मिलेगी या सरकार में हमारा कोई स्थान नहीं रह पाएगा? इस पे समीक्षा करने की जरूरत है। 45,000 अभ्यर्थियों की आवाज पूरे बिहार में गूंज रही है। उनका कहना यह है कि आखिर हमारी बात को सरकार नहीं सुन पाएगी तो हम क्या करेंगे। आज हम आपके सामने अपनी मीडिया के माध्यम से आए हैं कि मित्रों, हमें अपने धैर्य का परिचय देना है और बिहार सरकार के खिलाफ हमें अहिंसात्मक जितनी हमारी प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हम आंदोलन करेंगे, सरकार के सामने अपनी बात को रखेंगे, सरकार हमारी पक्ष को रखे, हमारी बातों को सुने और अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम न्यायिक आंदोलन करेंगे। माननीय कोर्ट में भी हम मौजूद हैं। हमने रोस्टर फर्जीवाड़ा पर चैलेंज किया है। महिलाओं की अनुपस्थिति का सुप्रीम का जो जजमेंट है उस पर भी हमने चैलेंज किया है। हमने माननीय शिक्षा मंत्री को भी अवगत कराया है कि शिक्षा विभाग अपना स्टैंड क्लियर करे और अगर हमारी बात को नहीं माना जाता है तो पटना हाईकोर्ट के चौखट पर हम बिहार सरकार को घसीटने वाले हैं। चंद दिनों में हम अपनी केस की हेयरिंग कराएंगे। 19,677/2021 हमारा केस नंबर है। एक बार फिर से CWJC 19,677/2021 में हम 50 अभ्यर्थी पिटिशनर है। लेकिन मित्रों, ये नहीं मानना है कि हम सिर्फ 50 लोग पिटिशनर है। ये जनहित का मामला है, जन कल्याण का मामला है। अगर ये भर्ती प्रक्रिया में हमारा सिलेक्शन होता है तो इस आने वाले कोर्ट का परिणाम द्रुतगामी होगा और बिहार के तमाम हमारे जो आने वाले और साथी है, हमारे और भाई हैं, जिसके वजह से उनका भी कल्याण होगा। 7वें चरण के मैं भाइयों को अवगत करा दूं। मित्रों, आप गौर करें 6ठे चरण पे क्या कारण रहा कि 45,000 अभ्यर्थी वंचित हैं। तो साथियों, 7वें चरण में भी यही लीपापोती करके बिहार सरकार इसको पंचवर्षीय योजना में डालेगी। उस वक्त आपके पास भी कुछ खोने के लिए नहीं रह पाएगा और पाने के लिए भी आपके पास कुछ नहीं रह पाएगा, क्योंकि आपके पास जो आपका उम्र है वो निकलता जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 7वें चरण के जो इंतजार कर रहे हैं साथी, वो सरकार पर केंद्रीकृत भर्ती प्रक्रिया का दबाव बनाए, डोमिसाइल नीति का प्रस्ताव रखें कि आगामी जो 7वां चरण अगर सरकार करेगी भी तो उसमें केंद्रीकृत भर्ती प्रक्रिया, एक अभ्यर्थी एक आवेदन, डोमिसाइल नीति लागू हो, महिलाओं की अनुपस्थिति वाला सीट पुरुषों को भी आवंटित हो अगर उनकी अनुपस्थिति होती है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप विज्ञप्ति प्रकाशित करें, उस विज्ञप्ति के दिन तक की रिक्तियां आपको दें, यानी आपका नोटिफिकेशन जब रिलीज हो रहा है उस वक्त का जो आपके पास सीटें मौजूद हैं उन सीटों तक की बहाली होनी चाहिए। तब जाके हम तमाम अभ्यर्थियों का चयन होगा। तत्पश्चात हमें सरकार से यह भी आग्रह करना होगा कि बिहार में जितने भी आवेदन करने वाले 7वें चरण के आवेदनार्थी होंगे उनका पैनल बने। अगर वो किसी कारणवश से वो मेरिट में नहीं आ पाते हैं तो अब जब आगे उनकी जो रिक्तियां खाली होगी तो उसी पैनल से उनका चयन होगा। लेकिन मित्रों, ये 7वें चरण में वाले अभ्यर्थियों को ध्यान देना होगा। हम उनका भी समर्थन कर सकते हैं। 7वें चरण में अगर कोई अभ्यर्थी हम लोगों से सहयोग मांगेगा तो हम उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति 6ठे चरण की है। 6ठे चरण में हम लोग जिस समस्या से गुजर रहे हैं उसका भी एक ही निदान है कि सरकार 6ठे चरण में जितने अभ्यर्थी वंचित हैं उनका एक पैनल बना ले, अब प्रमंडलवार कैंप लगाए, महिलाओं की अनुपस्थिति के समस्त विषयों पर पुरुषों को मौका दें और रोस्टर की जो फर्जीवाड़ा हुई है उस पर समीक्षा करें। अगर दरभंगा में, मधुबनी में 2019 तक की रिक्तियां दी जा सकती है तो बक्सर, औरंगाबाद, बांका सहित गोपालगंज सहित तमाम जगहों पर जो रिक्तियां चोरी की गई है उस पे सरकार को भी ध्यान देना होगा। अगर वहां रिक्ति बढ़ती है तो निस्संदेह 6ठे चरण में हमारा नियोजन होगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि हम लोग वंचित समुदाय के लोग हैं। हमारा चयन नहीं होने का कारण सबसे सरकार की गलत नीति है। हमारा उद्देश्य है कि सरकार हमारी बात को सुने। हम सरकार से लड़ने वाले लोग हैं। सरकार से तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी बात को नहीं सुना जाएगा। मीडिया चाहे हमारी सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन फिर भी मैं पटना के तमाम प्रिंट मीडिया, टेलीविजन मीडिया, यूट्यूब मीडिया और सोशल मीडिया से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से आप किसी एक पक्ष की बात रखते हैं, कम से कम जो वंचित अभ्यर्थी हैं, जो 45,000 अभ्यर्थी जो वंचित हैं और खासकर जो मुद्दे सरकार के समक्ष ये लोग रखने वाले हैं, इन पर आपका भी समर्थन मिलना चाहिए। और आपके माध्यम से, अपने जो हमारी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं प्रधान सचिव शिक्षा विभाग और
निदेशक प्राथमिक शिक्षा से भी निवेदन करता हूं कि अगर जनाब हमारी बात को आप सुन रहे होंगे तो निस्संदेह इस पे समीक्षा करें, क्योंकि आप हमारे परिवार के हैं, हम आपके परिवार के सदस्य हैं। जिस तरह से पूरा शिक्षा विभाग आला कमान आप शिक्षा विभाग के हैं, उसी तरह से सिस्टम में लाने का हमें भी प्रयास कीजिए। अगर हम सिस्टम में आते हैं तो निस्संदेह शिक्षा की गुणवत्ता भी ठीक होगी। और मुद्दा मित्रों एक चीज और है कि हम जब अपनी मांग को लेकर पूरे बिहार में उतरे तो बहुत सारे साथियों का विरोध शुरू हो गया। हमें विरोध से नहीं घबराना है, हमें किसी अभ्यर्थी से नहीं लड़ना है, हमारा मकसद बिहार सरकार से लड़ना है। हम अपनी बात बिहार सरकार में किस तरह से रखेंगे, हमें अपनी इस शब्दों पर निपुणता रखना है कि हम किस ढंग से बिहार सरकार को अपनी समस्या से अवगत करा पा रहे हैं। कोई भी अभ्यर्थी ना तो गुमराह हो, ना किसी तरह की अभद्र टीका टिप्पणी करे। मकसद सिर्फ ये है कि हम 45,000 अभ्यर्थियों का भी चयन हो। मित्रों, हम निसंदेह 45,000 अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं, क्योंकि रिक्तियां 45 से 50,000 बची हुई है। लेकिन अगर आप अभ्यर्थियों की संख्या की बात करेंगे तो अभी हम लाखों लाख में बचे हुए हैं। इसलिए सरकार यदि हमारी केंद्रीकृत पैनल बनाती है तो निश्चित तौर पर हमारा होगा। अगर सोमवार को, कल यानी 31 जनवरी को हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिलने वाले हैं, प्रयास करेंगे कि हम शिक्षा विभाग के सचिव से भी मिल लें और आदरणीय अपर सचिव जिससे भी हमारी बात होगी तो हम यही बात रखेंगे कि सर हमारी जो समस्याएं हैं उसका निदान हो। और तत्पश्चात अगर हमारी बात को सरकार नहीं मानती है तो बस सिर्फ आप लोगों को, जिस तरह से आप किशनगंज, कटिहार, बेगूसराय के नियोजन इकाइयों में, बक्सर, आरा के नियोजन इकाइयों में अपना बैग लेके जा सकते हैं, काउंसलिंग कराने के लिए इंतजार कर सकते हैं, तो आइए एक बार पटना के धरती में भी हम अपना प्रदर्शन करें, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। अगर सरकार हमारी बात को मानती है तो हम आंदोलन वापस लेंगे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो जब देश का किसान अपनी हक के लिए सड़कों पर बैठ सकता है तो हम नौजवानों की अभी इतनी ताकत है मित्रों कि हम अपनी हक के लिए मैदान नहीं छोड़ सकते हैं। 2017 के जो संगठन थे, इन लोगों ने हमारा दुरुपयोग किया है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि जो चीजें मैं आप आज कह रहा हूं, इन तथाकथित संगठन के नेताओं को मैंने आज से 3 साल पहले अवगत कराया था, लेकिन तब जाके इन लोगों ने मेरा व्यापक विरोध किया था, जिसके वजह से एकमात्र मैं बिहार का 2011 का अभ्यर्थी हूं जो आपका बात रख सकता हूं। मित्रों, 2011 का कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं है जो अब आपके समक्ष खड़ा है, क्योंकि सबकी परिस्थितियां बदल गई है। 20 साल 15 साल जिनकी मैट्रिक परीक्षा दिए हो गए, वो अभ्यर्थी अपने परिवार चलाने में व्यस्त हो गए हैं, मजबूरियां बनी हुई है। कोई अपनी पारिवारिक समस्याओं से निकल के सरकार से लड़ने में सक्षम नहीं हो पाता है। इस वजह से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हर व्यक्ति इस लड़ाई का नेता है, हर लोगों को लड़ना होगा। अपनी नेतृत्व को समझिए, और हम लोग तो सिर्फ माध्यम है। हमने सिर्फ उस कमजोर पक्ष को आपके सामने रखा जिसपे सरकार अडिग है। सरकार की जो नीतियां हैं इसके खिलाफ विरोध करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी की नीतियों के खिलाफ हमें अपना प्रदर्शन जारी रखना होगा। हम शिक्षक समुदाय के लोग हैं, हमारा गोत्र एक है। यदि आप टीईटी पास कर गए हैं, और यदि आप बीएड हैं, यदि आप डीएलएड हैं, यदि आप सीटीईटी पास किए हैं, तो यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कब सीटीईटी पास किए, कब बीएड किए। फर्क ये पड़ता है कि यदि आप वंचित हैं और अगर अपनी आवाज को आप सरकार के समक्ष अपने भाइयों के बीच नहीं लाएंगे तो ये हमारा दुर्भाग्य रहेगा। और अगर हम सिस्टम में आते हैं तो बिहार की शिक्षा नीति को भी सुधारेंगे। मित्रों, बहुत से कम उम्र के लोगों का चयन हुआ है। आप भाषा और मर्यादा उनका देखेंगे तो दुख होता है, क्योंकि एक शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों की संयम मर्यादा होनी चाहिए, उनकी शब्दों में शालीनता होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे ट्विटर और आप यूट्यूब पे उनकी कमेंट देख के बड़ी दुर्भाग्य होता है कि अभी उनके अंदर पूर्णतः कैजुअलिटी है। और इन ऐसे अभ्यर्थियों को भी हमें बताना होगा कि निसंदेह आपका चयन हुआ है, लेकिन आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। अपनी भाषा, चाहे आपका कुछ भी समस्या हो, अपनी भाषा की मर्यादाओं को आप ध्यान में रखें। इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आज की अपने इस कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। पुनः हम कल रात 8 बजे आपसे पुनः मिलेंगे एक नए मैटर के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक आप भी हमसे जुड़े रहिए। और 45,000 टीईटी अभ्यर्थी जो 6वें चरण के आवेदनार्थी हैं, उनकी समस्याओं को लेकर जो इस समय बिहार सरकार की रीति है, उनकी जो नीतियां हैं, उन पर आप अभ्यर्थियों का समर्थन करें। और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया होगा। और मित्रों, मैं कोई वीडियो नहीं बनाने वाला हूं,
मेरा सिर्फ मकसद, ये तो माध्यम है, यूट्यूब का एक माध्यम आ गया कि मैं अपनी बात को रख सकता हूं। और कल फिर मैं रात 8 बजे आपको अपनी नई समस्याओं के साथ, नई जो हमारी नीतियां हैं, हमने क्या अब तक अपने संगठन में किया, ये सब बातों के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक आइए फिर हम एक बेहतर परिणाम को ढूंढते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।